स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में गिरफ्तारियों पर पवन कल्याण ने दिया बयान। राष्ट्रपति मैक्रो ने किया पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। प्रियंका गांधी के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, बोले रामदास अठावले। बीजेपी तय नहीं कर पा रही है सीएम कौन बनेगा, बोली आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़। 1984 सिख दंगे से जुड़े केस में सज्जन कुमार दोषी करार। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां बीती शाम ओएनजीसी चौक पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक कार की स्पीड बहुत तेज होने के कारण चालक गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और कार डिवाइडर से जा टकराई। दुर्घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार विकास कार्यालय आगरा द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी निर्यात प्रोत्साहन का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में आयोजन के संदर्भ में जानकारी देते हुए डीएफओ के सहायक निदेशक आईडीसी अभिषेक सिंह ने क्या कहा, सुनिए। ये हमने अलग अलग जो निर्यात के संबंध में फील्ड हैं, जैसे लॉजिस्टिक सपोर्ट है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स के जो काउंसिल्स हैं उसके जो नियम हैं वो उनको टैकल करने के लिए, साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं उसको बढ़ावा देने के लिए वो सभी उद्यमियों को, जो हमारे अभी एक्सपोर्टर्स हैं या जो एक्सपोर्टर्स नहीं हैं, होने वाले एक्सपोर्टर्स हैं, उन सब के लिए हमने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री विपिन मेनन सर, जो इस समय डेवलपमेंट कमिश्नर एंड चेयरमैन नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो मुख्य अतिथि रहेंगे। और साथ ही उनके साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर श्री राजीव सोनी जी, जो यूपी के जॉइंट डीजीएफटी हैं, वो इसमें मौजूद रहेंगे। हमारे 4 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स मौजूद रहेंगे। उसके संबंध अलावा जो हमारे इस एक्सपोर्ट से संबंधित जितने विभाग हैं उन सबको यहाँ आमंत्रित किया है। वो अपनी स्किल्स को प्रदर्शित करेंगे और सभी उद्यमियों से आह्वान करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। उनका भी बहुत प्रयास रहता है कि हम किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकें, तो इस तरह का प्रयास जारी है लगातार। और मेरा निवेदन सभी उद्यमियों से और सभी औद्योगिक संगठनों से रहेगा कि वो स्वयं जितने लोग आ सकते हैं आएँ। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं किसी व्यस्तता की वजह से, तो अपने जो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो एक्सपोर्ट विभाग में काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको ज़रूर यहाँ नॉमिनेट करें, जिससे कि जब कोई बड़ी डिग्नेटरी आए हैं, जब वो कोई पॉलिसी पे बात करें तो वो इश्यूज़ पे चर्चा कर सकें और समझ सकें। तो वो जानकारियाँ होंगे। इसमें 4 सत्र हैं, एक इनॉग्रल सत्र है, उसके अलावा 3 तकनीकी सत्र हैं। और 3 तकनीकी सत्र में आप देख पा रहे हैं कि जो पहला सत्र है हमारा एक्सप्लोरिंग न्यू बाउंड्रीज। अब ईपीसीज का काम है कि आप अपने देश के जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से देश में उनकी संभावनाएं हैं, वहाँ का उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के कितने यूजर्स हैं, क्या सेल्स हो रही है वहाँ पर, तो उसकी बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे कि आपका ये प्रोडक्ट है इस समय किस कंट्री के साथ सेल एक्सपोर्ट करना ज़्यादा अच्छा है। तो ये 4 हमारे ईपीसीज हैं, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी को स्पेशली आमंत्रित किया है कि आगरा के ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको बढ़ावा दिया जा सके। सिल्फर लेदर एक्सपोर्ट आगरा में है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैंडीक्राफ्ट, सभी आपको परिचय देंगे। और फीओ जो सभी ईपीसीज को संभाल रहे हैं अपने आप, वो इनके साथ ही मौजूद रहेंगे। साथ ही हम जो हमारी जो योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं को सरकार किस तरीके से काम कर रही है, तो डीजीएफटी से लोग मौजूद रहेंगे, एमएसएमई से, सिडबी से, और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. भारती जी दिल्ली से कल इसी कार्यक्रम के लिए पधार रहे हैं। तो हमारी जो योजना है इंटरनेशनल कॉपरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए काम करेंगे। और तीसरा जो सेशन है उसमें हमने हमारे एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग रहेंगे, स्पेशली चेयर करेंगे उसे, जिसमें डाकघर निर्यात केंद्र कैसे काम करता है, कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया की अपनी क्या योजना है, आपको अपना प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट करना है, उसकी पॉलिसीज, और फ्रेट फॉरवर्डर कैसे काम करते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कैसे कवर करना है, इसके लिए हम चर्चा करेंगे।
और जितनी योजनाएं हैं उन सबको हम प्रयास करेंगे कि हमारे उद्यमियों तक हम पहुंचा सकें। साथ ही हमने आगरा की लगभग सभी औद्योगिक संगठनों को आमंत्रित किया है और सभी से मेरी व्यक्तिगत तौर पर बात हुई है, सभी ने सराहा है इस तरह के प्रयास को। तो कल उम्मीद है कि यहाँ पर 150 से 200 के आसपास हमारे उद्यमी उपस्थित रहेंगे और इस पूरी चर्चा में हमारे शहर की चारों यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपना बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो चार कम से कम उनके प्रोफेसर्स हमारे साथ आ रहे हैं जो अपने स्टूडेंट्स को बिजनेस स्टडी के बारे में वहाँ पढ़ा रहे हैं कि अब सिर्फ नौकरी नहीं, इसके आपके पास अवसर है कि बेहतर आप रोजगार भी अपना शुरू कर सकते हैं। रोजगार ही नहीं, अब आप एक बेहतर एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। तो उसके लिए हमारे शारदा यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, अग्रवन हेरिटेज यूनिवर्सिटी और अलग यूनिवर्सिटी से भी प्रोफेसर हमारे साथ रहेंगे जो पॉलिसी पे बात करेंगे, अपने यूथ को गाइड करेंगे। थैंक यू। मुझे लगता है कि सरकार जितनी गंभीर है छोटे और मझोले SC ST हक के प्रति भी गंभीर है, उस गंभीरता से यदि आगरा के युवा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आगरा से एक बहुत बड़ा जूता उद्योग हो या फिर इंजीनियरिंग उद्योग हो या फिर टिक्का उद्योग हो, बहुत सारी संभावनाएं ऐसी हैं जिसमें से नए युवा रोजगार के क्षेत्र में निकल सकते हैं। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां प्रदेश के गढ़वाली कुमाऊं फिल्म जगत के विख्यात हास्य कलाकार घनानंद घन्ना भाई जी का निधन हो गया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिजनों से भेंटकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार पुलिस की मुठभेड़ में बदमाशों से हुई मुठभेड़। बता दें कि चेकिंग के लिए रोकने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और एक बदमाश गिरफ्तार हो गया। बदमाश हरिद्वार के बहुचर्चित डॉक्टर गोपाल हत्याकांड से संबंधित है। बता दें कि हरिद्वार के थाना बद्राबाद क्षेत्रांतर्गत हुई मुठभेड़। किस मामले में? 30-31 की रात को अर्ली मॉर्निंग में हमारे डॉक्टर गोपाल गुप्ता की एक डेड बॉडी बहादुराबाद थाना क्षेत्र में मिली थी, जिस पर तत्काल उनके परिजनों की ओर से अभियोग पंजीकृत किया गया था, क्योंकि ये घटना अज्ञात लोगों द्वारा की गई थी और इस हत्या में सभी एंगलों पे हम लोग काम कर रहे थे। इनके में इनकी मोटरसाइकिल, उनके जूते और उनके जो पर्स वगैरह की घड़ी उनके पास मौजूद नहीं थी, तो प्रथम दृष्टया मामला हमें लूट का ही लग रहा था। उसी क्रम में हम लोगों ने आगे लगातार चेकिंग कर रहे थे। इसमें सभी जो टीमें हमारी बहादुराबाद क्षेत्र की CIU और SPCT के नेतृत्व में सभी टीमें लगी हुई थी। तो प्रथम दृष्टया बात हमें संज्ञान में आई थी कि ये डॉक्टर की हत्या के बाद ये बिलोंगिंग्स के साथ कुछ लोगों को कलियर क्षेत्र में देखा गया है। आज उसी चेकिंग के क्रम में आज इनको रोकने का जब कोशिश किया गया तो इनके द्वारा अपने भागने की नियत से पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने इनको तत्काल रोका गया, न्यूट्रलाइज किया और इसमें से 2 लोगों के पैर में गोली लगी, जिन्हें अभी हॉस्पिटल में लाया है। एक व्यक्ति को अभी अरेस्ट किया है। प्रथम दृष्टया जो इनसे पूछताछ से पता लगा है कि डॉक्टर के पास जो लूट की नियत से इन्होंने ये घटना की थी, उसकी हत्या करने के बाद उसको साइड में डाल के उसकी मोटरसाइकिल, उनकी घड़ी और जो जितनी बिलोंगिंग्स थी उनको लूट लिया गया था। तो इसमें ये तीनों ही लोग अभी सहारनपुर देवन क्षेत्र के रहने वाले हैं और यहाँ पर इस प्रकार की घटना इन्होंने की है और जो अभी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और जानकारी की जा रही है और इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो क्या कोई इनाम भी दिया जाएगा? हाँ, इसमें पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट किया है। इसमें बहादुराबाद पुलिस को मेरी ओर से करीब 5000 का इनाम और SP हमारे IG रेंज की ओर से 15000 रुपए इनाम की घोषणा की गई है और मैं इसमें अपने हेडक्वार्टर्स में भी इनकी इस संस्था में से दे चुका। सर, एक तरह का ब्लाइंड केस था, चूंकि बिल्कुल ये ब्लाइंड केस था और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट हुआ है। बिल्कुल अगर मैं कहूँ कि भूसे से सुई ढूंढने वाला ये केस था, क्योंकि किसी भी एंगल पर कोई भी चीज नहीं हो रहा था और क्योंकि CCTV फुटेजेस भी बहुत ही काफी हल्के या हेजी से थे, उसको भी चेक करना और सभी चीजों को एक उसमें पिरोना जोड़ना बड़ा अच्छा तरीके से वर्कआउट हुआ। बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से आ रही है, जहां ग्राम पंचायत कटारपुर में घरों में अचानक आग लग गई, जिसके
जिसके बाद आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग से गौ माता भी बुरी तरह जख्मी हो गई और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कनौज से आ रही है, जहां नगर के बड़े इत्र निर्माता और कई कोल्ड स्टोरेज मालिक के ठिकानों पर छापेमारी हुई। बता दें कि आईटी और जीएसटी की संयुक्त टीम ने मारा छापा। सूत्रों के अनुसार टैक्स में हेराफेरी पकड़े जाने पर हुई छापेमारी। मीडिया से छापा मार रही संयुक्त टीमों ने बनाई दूरी। वहीं आईटी और जीएसटी की छापेमारी से इत्र नगरी में मचा हड़कंप। सोनभद्र के मधुपुर खपरी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां देवर ने अपनी ही भाभी पर धारदार हथियार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद जिला अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। वहीं घटना की जानकारी होते ही अस्पताल पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और आगे की कार्रवाई करते हुए जांच में जुट गई। फिलहाल आरोपी घटना के बाद से ही फरार बताया जा रहा है और पुलिस आरोपी की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न होते ही प्रदेश में अब सियासत शुरू हो चुकी है, जहां पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप दौर शुरू हो चुका है। बता दें कि प्रदेश में कल हुए मतदान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के षड्यंत्र के चलते प्रदेश में 15 से 20 लाख मतदाता मतदान करने से वंचित रहे। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। भाजपा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर डरी हुई थी, उन्हें हार का डर दिख रहा था, इसीलिए वो नगरीय निकाय चुनाव को पहले टालने का भरसक प्रयास किए, फिर परिसीमन में गड़बड़ियां की, मतदाता सूची को त्रुटिपूर्ण प्रकाशित करवाया गया और कांग्रेस के जो कोर वोटर बूथ है वहां भी मतदाताओं को डिस्टर्ब करने के लिए उस बूथ को कई भागों में विभाजित किया गया है। मतदाता सूची में इतनी त्रुटियां थी, जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, मृतक लोगों का नाम उसमें मतदाता सूची में शामिल किया गया, एक ही व्यक्ति का नाम कई बार मतदाता सूची में अंकित किया गया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में मतदान का प्रतिशत कम रहा है और 15 से 20 लाख मतदाता जो नगरीय निकाय क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें मतदान करने से वंचित होना पड़ा है और ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन नहीं कर पाया है और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा नगरीय निकाय चुनाव में हार रही है और कांग्रेस जीतने जा रही है। इसीलिए इस प्रकार से त्रुटिपूर्ण काम करके मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया है। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में 9 फरवरी को सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए बड़े ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए थे, जिनमें 2 जवान शहीद हुए और 5 जवान घायल भी हुए थे। जिसके बाद मंगलवार की रात उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा घायल जवानों से मिलने निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों का हाल जाना और कहा कि आपकी वीरता से ही प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत मिलती है।
क्या निर्देश दिए तो क्या बातचीत हुई? 9 तारीख को बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 31 नक्सली हमारे अधिकारी और बहुत सारे ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए। उसी दौरान 2 जो जवान घायल हुए जिनको एयरलिफ्ट किया गया, लाया गया, और 3 वो जवान जो बाई रोड यहाँ लाए गए। सभी जवानों से मुलाकात हुई, सभी खतरे से बाहर है, इलाज प्रॉपर में उनका जारी है। डॉक्टर से भी मेरी बात हुई तो उनको जीवन का कोई खतरा नहीं है किसी को, ये अच्छी बात है। दूसरा ये है कि रिकवरी में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन ये जल्द अपने घर परिवार के साथ। खबर वेस्ट बंगाल के तारकेश्वर थाना क्षेत्र के बनोग्राम इलाके से है, जहां एक टोटो चालक और ऑटो चालक ने पीटकर घायल कर दिया। टोटो यूनियन के अनुसार यात्रियों को बिठाने को लेकर दोनों चालकों के बीच बहस शुरू हुई, जो बाद में झगड़े में बदल गई और इसी दौरान ऑटो चालक ने टोटो चालक पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल टोटो चालक महबूब हुसैन मलिक ने टोटो यूनियन के साथ मिलकर तारकेश्वर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। আমি বিনোগ্রাম ওখান থেকে আসছিলাম, তো একজন প্যাসেঞ্জার আমার গাড়িতে উঠেছে, তো গাড়িতে উঠে আমি চাপাডাঙ্গা, ওর নিচে থেকে আমার সঙ্গে একটা বন্ধু রিলেশন হয়ে গেছে, তো ওকে বললো যে আপনি নেমে পড়েন, অটোওয়ালা বললো আমি এতেই যাব, আমি ওতে যাবো না। বাস ভালো কথা, আমি এবার নিয়ে চলে আসছি। ফের এসে শিবচকের কাছে বিনোগ্রামের দুর্গাতলার কাছে এসেছি, একটা প্যাসেঞ্জার হাত দেখিয়েছে, আমি তুলেছি। আর অটোটা অনেকটাই দূরে ছিল, তখন ফাঁকা পেয়ে তুলেছি। তারপর ও এসে আমার সামনে ঝামেলা করছে, বলে তুমি তুলে না। আমি যে প্যাসেঞ্জার হাত দেখিয়েছে তুলেছি, তো এটা আমার অপরাধ কোথায়? এটা তো আমি প্রতিদিনের যাতায়াত করি। আপনারা কি আমাকে মারধর করেছে? হ্যাঁ, মারধর করেছে। মোদি ছিল, নাসিম ছিল, আর একজন কি দীপঙ্কর। ওরা কি করে, মানে কি চালায়? ওখানে অটো চালায়। অটো চালায়। এই যে টোটো চালায়, আপনারা কি অভিযোগ করেছেন? হ্যাঁ, থানায় জানালাম, জানিয়েছে অভিযোগ করেছে, লিখিত অভিযোগ আর করেছে। ওদের তো টপিক হচ্ছে সুকান্ত পার্ক থেকে নিয়ে তালপুর, তাহলে চাপাডাঙ্গায় আমরা 50টা টোটো অটো নিয়ে দাঁড়িয়ে বসে থাকবো। থানা কি লিখিত অভিযোগ করেছে? লিখিত অভিযোগ দিই। কি বললো পুলিশ? কি বললো? বললো আমরা দেখে পাঠাচ্ছি, 5টার মধ্যে ওদিকে হাজির দিতে বলেছি, কী ব্যবস্থা নিচ্ছে দেখা যাক। আপনার নাম? আমার নাম মেহবুব হোসেন মল্লিক, বাবা আখতার হোসেন মল্লিক। সকালে ঘটেছে বলতে আমাদের তালপুর স্টেশন থেকে সুকান্তবার যে গাড়ি চলে, অটোটা চলে, আমাদের ধরুন 6 মাস হচ্ছে, 5-6 মাস হচ্ছে চালু হয়েছে। তো সেখানে এমনি পুরনো আগে যে টোটোওয়ালারা ছিল, আমরা আগে টোটো চালাতাম, এখন তো অটো কিনে চালাচ্ছি। তো তার পরিপ্রেক্ষিতে টোটোওয়ালাদেরকে বারণ করা হয়েছে, যখন এর আগে গাড়ি চলছিল না, তোমরা তুলছিলে বা আমরা তুলছিলাম, ঠিক ছিল, ঠিক আছে, তো ঠিক ছিল। কিন্তু এখন যেহেতু আমরা 40খানা অটোওয়ালা এই রুটটা পারমিট বের করে আরটিও পারমিট দিচ্ছে, আমরা গাড়ি চালাচ্ছি, সেখানে তোমরা যদি যতবার যাবে ততবারই খালি গাড়ি নিয়ে আসার সময় যে যা যেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে তুলে নিয়ে চলে আসবে, সেটা একটু আমার অসুবিধা হবে। সবাইকে বোঝানো যে ম্যাক্সিমাম শুনেছে, তার মধ্যে 2-4 জন হোক, 5 জন হোক, না দেখতে পেলে সেগুলো তুলছে, কিছু মনে করছে, আমার কাছে খবর আছে। কিন্তু আমরা সকালে যেমন আজকে ঘটনা করেছে, সকালে একটা অটো, প্রথমে একটা টোটো বেরিয়ে আসছে, সে একজনকে তুলেছে, প্রথমেই তাকে জাদাঘাটে ঢালে উঠেই তাকে বারণ করা হয়েছে যে মারধরের অভিযোগ উঠছে। মারধরের সেরকম কিছু ব্যাপার নয়, মারধর করা হয়নি। তার কারণ বলে দিই, একই স্ট্যান্ডের গাড়িওয়ালা, ও হয়তো ইউনিয়নের বাইরে আছে বলে কথাটা বানিয়ে বলছে যে মারধর করা হয়েছে। মারধরের কিছু ব্যাপার নয়, ওখানে প্রকাশের লোক দাঁড়িয়েছিল। যখন ওখানে আমরা যে স্পটে কথা বলি, তখন ওখানে মানে 2-4টে মহিলা, 6-8 জন মানুষ, ছেলে বলুন, লোক বলুন, ম্যাচুয়ার লোক, সবাই ওখানে দাঁড়িয়েছিল। মাত্র কিছু হয় না, অটোওয়ালার চাবিটা খুলে রেখেছিল। টোটোওয়ালা যখন বারণ করা হয়েছে তুমি তোলো না, তার পরিপ্রেক্ষিতে যখন অটোওয়ালা এসে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তুমি তোমাকে বারণ করছে, তা সত্ত্বেও তুমি তুলছো, তো তারপরে অটোওয়ালা চাবি খুলে নিয়েছে যে তোমার কি করার আছে বা তোমার কি আছে, তুমি ডেকে নিয়ে আসো, আমি এখানে বসে আছি। অটোওয়ালাকে বস করে রেখেছি, নিজেও বস, টোটোওয়ালা বসে আছে। তো এখান থেকে আমরা স্টার্টারকে সঙ্গে নিয়ে আরও 3 জন সঙ্গে নিয়ে ওখানে গেছি, যে ওখানে বলে চাবিটাকে দিয়ে দাও, এটা পারমিটওয়ালা রোড, তোমাদের আইন নেই তোলার, তুমি টোটো চালাচ্ছ, নামাতে এসেছিলে বা বাড়ি থেকে ফিরছো, স্ট্যান্ডে যাচ্ছ, ওকে, কিন্তু যখন তোমার পিছনে গাড়ি আছে, অটো আছে পারমিটের, তুমি সেই জায়গায় তুলতে পারো না। চলো ঠিক আছে, তুমি চাবি খুলে নিয়ে চাবিটাকে দিয়ে দেবো, না চাবি আমি দেবো না, বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে দেবো, বা তোমার কি আরও লোক আছে ডেকে নিয়ে এসো, তোমরা যা কেউ করো। ওই টোটোটা কি এখানকার টোটো? না, এখানে না, ওটা রাজবোলার অঞ্চলে পড়ে, কিন্তু এখান থেকে ও সাইডে দাঁড়িয়ে ভাড়া খাটে। আমাদের যে চাপাটা, তালপুর আর চাপাড়া অঞ্চল টোটো ইউনিয়নের যে অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে রেজিস্ট্রেশন করা, সেখানের মধ্যে ও নেই। আমি তো থাকি না, আমাকে ফোন করলো যখন, আমি গিয়ে দেখলাম যে আমাদের যে টোটো চালায় যে চাচা,
এদিকে তুলে নিয়ে গেছে নদীর দিকে, মারধর করেছে, চাবি করে দিয়েছিল। প্যাসেঞ্জার তোলা নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। আসছিল মোড়ল থেকে বিনগ্রামে, প্যাসেঞ্জার তুলেছে একটা বয়স্ক লোক। অটোওয়ালারা বলছে আমাদের প্যাসেঞ্জার তোলা যাবে না, আমাদের রোডটা আমাদের কেনা রোড। কিন্তু দেখুন টোটো তো কোনো রোড নেই, এই 10 টাকা 20 টাকা ভাড়া খাটে, যেদিক সেদিক যায়। একটা প্যাসেঞ্জার তুলেছে, তার জন্য এ বলেছে স্ট্যান্ডে চলো, হ্যাঁ, যে স্ট্যান্ডে কথাবার্তা হবে। কিন্তু তার আগেই একে আমরা একটু থাকিনি, একা পেয়ে একে তুলে নিয়ে যেয়ে নদীর গাবালে নাকি মারধর করেছে আমি শুনলাম। কিন্তু এটা তো বেআইনি। হ্যাঁ, দেখুন ওদের স্ট্যান্ড হচ্ছে তালপুর থেকে সুকান্তবাগ, ওরা চাপানা স্ট্যান্ড করে। কিন্তু বয়স্ক লোক যে একটা প্যাসেঞ্জার তুলেছে, এটা গায়ে হাতে উচিত হয় না। কী দোষ করেছে ঠিক আছে, ইউনিয়নের লিডার আছে, ইউনিয়নে আরও সব যারা কর্মীরা আছে তাদেরকে এসে বলুক যে আমি এই দোষ করেছি, তোমাদের গাড়িওয়ালা এই দোষ করেছে। আমাদের লোক তাদের কাছে যাবে, যে বলবে যে এরকম দোষ করেছে। মারপিটটা তো ভালো নয়, মারধর করেছে। সেই জন্য একে মেডিকেলে নিয়েছিলাম, ভর্তি করে ট্রিটমেন্ট করেছে, থানায় অভিযোগ করেছে। যার পরবর্তীকালে যাতে না ঝুড়ি ঝামেলা হয়, যাতে মিলেমিশে থাকে, সেই জন্যই আমাদের কার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কার বিরুদ্ধে? মনে হয় অভিযোগ আছে টোটোওয়ালাদের বিরুদ্ধে, অটোওয়ালাদের বিরুদ্ধে। হ্যাঁ, অটোওয়ালাদের। কিন্তু অটোওয়ালার নামটা কি? নাম অটোওয়ালার নাম কি? অটোওয়ালার নাম তো বলছে শেখ নাসিম আছে, মধুসূদন জানা আছে, আর স্টার্টার আছে ওদের দীপঙ্কর জানা। এরাই মারধরটা করেছে। মারধরটা করেছে। অটোওয়ালা তো অনেক। কি নাম আপনার, কি নাম? আমার নাম শেখ শফিকুল ইসলাম। টোটোওয়ালার ইউনিয়ন। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।